30 साल तक हमारी एज आते आते हमारे ऊपर बहुत सारे फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और हमें पता चलता है कि इसी एज में हमें शादी भी करनी होती है। बहुत सारे लोग शादी की प्लानिंग भी करते हैं, अपने लिए फ्यूचर गोल्स भी बनाते हैं कई लोग, और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अब हम अपनी सैलरी को किस तरीके से बढ़ाएं, क्योंकि इसी एज में हमें घर लेना होता है, हमें कार लेनी होती है, बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन सेलेक्ट करना होता है, एंड हम ये भी सोचते हैं कि हम अपनी फैमिली को किस तरीके से सेफ एंड सिक्योर कर सकें। तो इसके लिए हम सब लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं कि हम अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करें ताकि आगे चल कर के हमें अच्छा खासा रिटर्न मिले। तब हमें पता चलता है कि हमारे पास पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अपने पैसों को कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। हम ये भी सोचते हैं 20 साल की एज में हमने गलती कर दिया, इन्वेस्टमेंट नहीं किया, और हमें ऐसा लगता है कि 30 साल की एज में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता है। बट दोस्तों, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि अगर आप 30 साल की एज में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हो तो 25 से 30 साल आपके पास टाइम है जिसमें आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो, एंड आप अपने लिए अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर सकते हो, अपने बैकग्राउंड को सपोर्ट कर सकते हो। अगर हम इन्वेस्टमेंट का नाम ले तो वॉरेन बफेट का नाम ना है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। वॉरेन बफेट का एक बहुत ही फेमस रूल है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि आपको रिस्क और प्रॉफिट के बीच में बैलेंस रखना चाहिए और कभी भी इन्वेस्टमेंट में अपना कैपिटल लॉस नहीं करना है। दोस्तों, हमें इससे यह समझ में आती है कि हमें रिस्क भी लेना चाहिए और प्रॉफिट को देखते हुए, एंड हम अपने पैसों को ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करें कि हमारे पैसे डूबे ना। दोस्तों, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा जरूरी होता है उतना ही ज़्यादा जरूरी होता है कि आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन को सीखें, क्योंकि अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं तो आप कितना भी अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट कर लो, वो सब कुछ बेकार हो जाएगा। कुछ टाइम ऐसा जाता है जब आपको ऐसा लगने लगता है कि ये सब तो बेकार है, इससे अच्छा हम अपने पैसों को ना इन्वेस्ट करें। वहीं पर बहुत ज़्यादा जरूरी आ जाता है कि आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन को समझो। जितना ज़्यादा जरूरी है इन्वेस्टमेंट करना, उतना ज़्यादा जरूरी है कि अपने पैसों को होल्ड करके रखना। दोस्तों, ये 4 कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक कभी भी मत करना। पॉइंट नंबर 1, दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हम इन्वेस्टमेंट करते समय अपने इंश्योरेंस प्लान को मिक्स कर देते हैं, लेकिन आपको मिक्स कभी भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप मिक्स कर देते हो दोनों को तो फिर वो किसी काम का नहीं होता है। तो आपको कभी भी इंश्योरेंस प्लान और इन्वेस्टमेंट प्लान को मिक्स नहीं करना है। एंड पॉइंट नंबर 2, अवॉइड लोन। दोस्तों, आपको जितना ज़्यादा हो सके लोन से दूरी बना के रखो। दोस्तों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोन को अवॉइड करो। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी पड़ रहा है तभी लोन लो, अदरवाइज लोन को अवॉइड करो पूरी तरीके से। लोन को वहाँ पर लेना चाहिए जहाँ पर लोन लेने से आपका बेनिफिट हो। जैसे कि कुछ बिजनेसेस आप कर रहे हो रियल इस्टेट का, अगर आप वहाँ पर लोन लेकर के पैसे लगा देते हो, फिर आपकी प्रॉपर्टी से रेंट आता है, तब तो वो आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन अगर आप ऐसे जगह के लिए लोन ले रहे हो जहाँ पर आप कार ले रहे हो, अपने शौक के लिए लोन ले रहे हो, तो आप पूरी तरीके से बेवकूफ़ी है। तो आप ऐसे जगह पर लोन बिल्कुल भी मत लो। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, कोई भी ऑप्शन है, तब आप लोन लो। एंड अगर आप लोन ले लिए हो तो जल्द से जल्द लोन को पे करने की कोशिश करो। सबसे पहले आप अपने छोटे से छोटे लोन को पे करना शुरू करो। जब आपके छोटा लोन पे हो जाता है तो उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस क्रम में धीरे धीरे करके आप अपने लोन को पे करना शुरू कर दो। जितना ज़्यादा जल्दी अपने लोन को पे करोगे उतना कम अमाउंट लगेगा, और जितना लेट करते जाओगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल आपको देना पड़ेगा। नाउ पॉइंट नंबर 3, क्रिएट एन इमरजेंसी फंड। दोस्तों, हमें अपने लाइफ में इमरजेंसी फंड बना करके रखना चाहिए, क्योंकि जब कोविड-19 आया था तो बहुत सारे लोगों की जॉब छूट गई थी और बहुत सारे बिजनेसेस भी बंद हो गए थे, जिसकी वजह से फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को। इसलिए आपको 3 to 6 मंथ का इमरजेंसी फंड बना के रखना चाहिए। जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है या फिर कोई इमरजेंसी आ गई आपके घर में, तो आपके पास कम से कम इतना अमाउंट हो कि आप वहां पर खड़े हो सको। नाउ पॉइंट नंबर 4, इम्प्रूव योर इनकम और क्रिएट साइड इनकम। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोशिश करो, आप जहाँ पर भी जॉब कर रहे हो आप अपने इनकम को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। आपको वहाँ पर स्किल लगेगी, जो भी स्किल का रिक्वायरमेंट हो आप उस स्किल को सीखो। बिकॉज आप जहाँ पर भी जॉब करते हो वहाँ पर टॉप 5 लोग ऐसे होते हैं जो कि सारे एम्प्लॉय से ज़्यादा अर्निंग करते हैं, तो उनके पास कुछ ऐसी स्किल्स होती है जिसकी वजह से वो ज़्यादा अर्निंग करते हैं। तो आपको वो स्किल्स सीख लेने चाहिए। एंड अगर आप वो स्किल नहीं सीख रहे हो तो आपको कुछ ऐसी स्किल्स सीख लेना चाहिए जिसकी वजह से आपको पार्ट टाइम में अर्निंग हो। जब आपके पास ज़्यादा कैपिटल होगी तो आप ज़्यादा अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सकोगे। ना दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि 30 साल की एज में आपको कैसे इन्वेस्टमेंट और कहाँ पर करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, गोल्ड इन्वेस्टमेंट। आपको सबसे पहले गोल्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। गोल्ड इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। पता है क्यों? क्योंकि पास्ट डेटा के अकॉर्डिंग गोल्ड ने अच्छा खासा रिटर्न अभी तक दिया है।
तो ये भी प्रूफ होता है कि फ्यूचर में अच्छा खासा गोल्ड रिटर्न देगा, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी कीमत कभी भी कम नहीं होती है। स्टॉक मार्केट नहीं है कि एकदम से घट जाएगा। जब स्टॉक मार्केट डाउन हो जाता है तब गोल्ड की कीमत और ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो गोल्ड सेफ एंड सिक्योर एंड बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। रिसर्च के अकॉर्डिंग बताया गया है कि आपको गोल्ड में 5 से 10% इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो कि मेरी अकॉर्डिंग परफेक्ट है। एंड दोस्तों, जब हम गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें फिजिकल गोल्ड लेना है। नहीं, आपको फिजिकल गोल्ड नहीं लेना है, आपको डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि जो फिजिकल गोल्ड होता है उसकी कीमत कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप सोनार के यहाँ जाते हो या फिर आपके घर वाले कोई भी जाते हैं सोना लेने के लिए, आप एक रिंग बनवाए हो, आप 5 साल बाद उस रिंग को लेकर जाओगे सोनार के पास, तो उसका जो वजन है वो कम हो जाएगा एंड उसकी कीमत कम हो जाती है। वो फिजिकल गोल्ड होता है। तो आपको फिजिकल गोल्ड कभी भी नहीं लेना है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको डिजिटल गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करना है। आरबीआई का सोवरेजिन गोल्ड बॉन्ड पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो कि बेस्ट है। एंड यहाँ पर आपको कुछ % इंटरेस्ट भी मिलता है। ये इस इन्वेस्टमेंट की सबसे बेस्ट बात होती है। नाउ पॉइंट नंबर 2, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स आप ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करो जहां पर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेकर के अच्छा खासा रिटर्न बना सको। कोशिश करो कि आप इंडिया की टॉप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करो जहां पर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। अब सवाल ये जाता है कि हमें कितना % इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फाइनेंशियल गुरु के अकॉर्डिंग इसका फार्मूला है 100 माइनस योर एज। 100 माइनस योर एज 30 साल है, आप कुछ भी ले सकते हो। 100 माइनस 13 इक्वल टू 70% आपको अपने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो फिर आपको एक ही स्टॉक में नहीं इन्वेस्टमेंट करना है। आपको 4 से 5 अच्छी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना है, जो टॉप कंपनीज है उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता कि हम कंपनीज के बारे में रिसर्च करें एंड देखिए कौन सी कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है। एंड हमें इतना नॉलेज भी नहीं होता है कि हम कंपनी का बैकग्राउंड सर्च करें, उसका डेटा निकालें एंड इसके अकॉर्डिंग हमें पता चले कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप म्यूचुअल फंड में या फिर ETF में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन होता है, बिकॉज म्यूचुअल फंड में आपके जब पैसे लग जाते हैं तो आपका पैसा कोई और इन्वेस्टमेंट करता है एंड वह बंदा स्किल्ड होता है, आपके पैसे वहाँ पर डूबते नहीं है, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। तो म्यूचुअल फंड की सबसे बेस्ट पार्ट होती है ETF में भी आप कर सकते हो। एंड पॉइंट नंबर 3, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे लोगों की सैलरी 30 साल तक आते आते टैक्स लगना शुरू हो जाती है। ऐसे में हम क्या करते हैं, उस टैक्स को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। बट दोस्तों, आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं टैक्स सेविंग के लिए, जैसे कि PPF होता है एंड EPF होता है, जहां पर इंटरेस्ट रेट अच्छा बनता है, और NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। अगर आपकी बेटी है तो उसके नाम पर आप सुकन्या समृद्धि योजना ले सकते हो एंड ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। दोस्तों, ये सारे टैक्स इन्वेस्टमेंट आपको 80C का बेनिफिट देते हैं, जो कि बेस्ट है। अगर आप होम लोन लेते हो तो आपका अमाउंट 18C के अंडर आ जाता है, तो ये भी करवा सकते हो आप। एंड इसके अलावा आप बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो। बॉन्ड भी बहुत ही सेफ एंड लो रिस्क इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप स्टॉक मार्केट में किसी टिप्स पर मत लगाओ। अगर आपको कोई भी रिकमेंड नहीं कर रहा तो ऐसे मत करो, आप खुद से रिसर्च करो। अदरवाइज आप म्यूचुअल फंड में आप लगा सकते हो, क्योंकि अगर आप नहीं रिसर्च कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि वह कंपनी ग्रो करे। ऐसे में अगर हमारा पैसा डूब जाता है, मेहनत की कमाई होती है, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। थोड़ा सा 1% कम रहे वो चल जाएगा, बट उतना ज़्यादा रिस्क मत लो कि आपके पैसे डूब जाए। तो म्यूचुअल फंड सेफ ऑप्शन होते हैं। एक बार मैं इस वीडियो को समराइज कर देता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि 30s के एज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बुरा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर हमने 4 कॉमन पॉइंट्स बताया था जो कि आपको मिस्टेक नहीं करना है। कभी भी इंश्योरेंस प्लान को इन्वेस्टमेंट से मिक्स मत करो। एंड सेकंड पर हमने बताया था कि लोन को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करो। एंड थर्ड पर हमने बताया था कि अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बना के रखो। एंड फोर्थ पॉइंट में हमने बताया था कि इम्प्रूव योर इनकम, या फिर पार्ट टाइम में कोई वर्क कर लो। एंड 30s की एज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो हमने ये बताया था कि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करो, डिजिटल गोल्ड, जो कि बेस्ट होता है। एंड सेकेंड ऑप्शन में हमने बताया कि आप रिस्क ले सकते हो, थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बताया था 100 माइनस योर एज, मतलब कि 100 माइनस 30 इक्वल टू 70% आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
एंड हमने बताया था आपको टैक्स सेविंग के लिए आप पीपीएफ ईपीएफ यूज कर सकते हो। एंड हमने ये भी जाना था कि आप बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो कि बुरा ऑप्शन नहीं है। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। एंड प्लीज अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो सब्सक्राइब नाउ, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।